हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नजर दिस साइड। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। हमने एक जनरल स्टेटमेंट कह लो या जनरल रूल एक बनाया है कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली अब ब्रॉडली मतलब दो तरह से डिवाइड किया है। टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एट सेलुलर लेवल टू बी स्टिमुलेटेड विल हैव अल्फा 1 और बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, राइट। उसी तरह से यहाँ पे टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एट सेलुलर लेवल टू बी इनहिबिटेड दे विल हैव अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स या फिर बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। अब जो इसका एक्सेप्शन है वो बस हमें याद रखना है और हमारा फिर सारा गेम कंप्लीट हो जाएगा। ऑल द टिश्यूज टू बी स्टिमुलेटेड हैव अल्फा 1। मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी टिश्यू या ऑर्गन को सेलुलर लेवल पे अगर स्टिमुलेट करना होगा दे विल हैव अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स में कुछ कंडीशंस में यूज करूंगा, कुछ जगह पर जहां पे अल्फा 1 नहीं लगेगा, जैसे हार्ट हो गया, ठीक, किडनी में जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus में, और हमारा एडिपोसाइट्स में, फैट सेल्स में, ठीक। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं ये पूछूं कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स अगर मुझे स्टिमुलेट करना है, ठीक, मतलब उन टिश्यूज ऑर्गन्स को सेलुलर लेवल पे स्टिमुलेट करना है तो उनमें अल्फा 1 होगा। लेकिन अगर मैं हार्ट में पूछूं कि हार्ट में कौन सा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा तो मैं बीटा 1 बोलूंगा। एंड सेम गोज फॉर द जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus एंड एडिपोसाइट्स, ठीक। उसी तरह से सेलुलर लेवल पे अगर टिश्यू को इनहिबिट करना है तो बीटा 2 रिसेप्टर्स ऑल टिश्यूज पे प्रेजेंट होगा। इसका एक्सेप्शन होगा अल्फा 2 के लिए। तो एक्सेप्ट यहाँ पे भी 3 टिश्यूज हैं। एक तो आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक, इसका ये मतलब हुआ ये अगर ये मेरा न्यूरॉन है, ठीक, और यहाँ पे ये हार्ट है मान लो, तो जो रिलीज हुआ है यहाँ पे जो रिसेप्टर होगा तो ये होगा अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ठीक। उसके बाद सेकंड एक्सेप्शन क्या है हमारा अल्फा 2 के लिए, प्लेटलेट्स, ठीक। प्लेटलेट्स पे ये हमारे प्लेटलेट्स हैं, ठीक, इन पे अल्फा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। अगर इनको स्टिमुलेट करोगे तो क्या होगा, एग्रीगेशन होगा, एग्रीगेशन कह लो या फिर क्लम्पिंग। और थर्ड प्लेस पर बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास, मतलब अगर ये रहा मेरा पैनक्रियास तो इसमें मेरा बीटा सेल होगा, इसके ऊपर अल्फा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, ठीक। इसका ये मतलब हुआ कि अल्फा 2 हो या बीटा 2 हो, अगर मैं इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करूंगा तो वो टिश्यू इनहिबिट हो जाएगा। जैसे मान लो ये न्यूरॉन है, ठीक, इस न्यूरॉन ने नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज किया, ठीक, तो यही नॉरएपिनेफ्रिन अपने अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे काम करेगा और क्या करेगा, ऑटो इनिबिशन करेगा, जो हमने पढ़ रखा है, ऑटो इनिबिशन करेगा या नेगेटिव फीडबैक करेगा, तो इससे नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज रुक जाएगा, तो इनहिबिट हो गया। उसी तरह से प्लेटलेट्स अगर ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये एग्रीगेशन कराएंगे, ठीक। और उसी तरह से बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास को अगर मैं स्टिमुलेट करूंगा तो जो पैनक्रियाज है, जो इंसुलिन होगा, तो इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मैंने कुछ जनरलाइज्ड रूल्स के साथ एक्सेप्शंस भी कवर कर लिए। तो अब हमारा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी तरह कंप्लीट हो गया। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एट सेलुलर लेवल टू बी स्टिमुलेटेड विल हैव अल्फा 1, ये समझ में आ गया। लेकिन ऑल टिश्यूज विल हैव अल्फा 1 एक्सेप्ट हार्ट, जी सेल्स एंड एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स में बीटा 1 कह लो या फिर बीटा 3 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, क्योंकि बीटा 3 इज अ मॉडिफाइड बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ठीक। तो अगर मैं ये कहूँ हार्ट को स्टिमुलेट करना है तो कौन सा रिसेप्टर होना चाहिए, अल्फा 1 या बीटा 1? बीटा 1 होगा। जी सेल्स को स्टिमुलेट करना है तो बीटा 1। एडिपोसाइट्स को स्टिमुलेट करने का मतलब हो गया लाइपोलाइसिस करवाना है तो बीटा 1। लेकिन अगर मैं पूछूं ब्लड वेसल को स्टिमुलेट करना है, वेसोकंस्ट्रिक्शन कराना है, तो अल्फा 1 होगा एज यूजुअल। उसके स्मूथ मसल में अल्फा 1 होना चाहिए बिकॉज इट्स ऑल टिश्यूज। उसी तरह से एक बार हम लोग इनको देख लेते हैं। टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एट सेलुलर लेवल टू बी इनहिबिटेड विल हैव अल्फा 2 और बीटा 2, ईदर एनी ऑफ देम।
तो बीटा 2 ऑल टिश्यूज को इंक्लूड करेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे अल्फा 2 प्रेजेंट होगा, जैसे प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन पे, ठीक, प्लेटलेट्स पे और बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास पे, ठीक। तो ये तो हमने कवर कर लिया, एक जनरल रूल हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके सिस्टम्स को देख लेते हैं कि किस सिस्टम में एट सेलुलर लेवल कौन सा रिसेप्टर लॉजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। आपको ये वाला स्लाइड जो मैंने यहाँ पे बनाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको रट लेते हैं तो हमको दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सा रिसेप्टर कहाँ अवेलेबल होगा। और अगर वंस एक बार ये पता लग जाता है कि किस टिश्यू पे कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए ड्रग्स की, कौन सा ड्रग काम करेगा उस टिश्यू पर और किस तरह का एक्शन दिखाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मैंने एक रिकैप के लिए लिख दिया है कि स्टिमुलेट करना है टिश्यू तो अल्फा 1 या तो बीटा 1 यूज़ करूंगा, लेकिन बीटा 1 को कहाँ कहाँ यूज़ करना है, हार्ट, जेजी सेल्स एंड एडिपोसाइट्स, ठीक। उसी तरह से टिश्यू या ऑर्गन को इनहिबिट करना है तो अल्फा 2 या फिर बीटा 2, लेकिन अल्फा 2 कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, प्लेटलेट्स एंड बीटा सेल्स। अब हम सिस्टम वाइज स्टार्ट करेंगे। पहला सिस्टम जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो ये एक हेयर फॉलिकल है, ठीक। ये स्किन है और ये हेयर फॉलिकल है, ठीक। हेयर फॉलिकल जो होता है हमारा एक मसल के साथ अटैच होता है, उस मसल का नाम है इरेक्टर पाइलाई, ठीक। तो इरेक्टर पाइलाई मसल को स्टिमुलेट करना। अच्छा, पहली चीज तो आपको ये समझना होगा कि कोई भी टिश्यू या सिस्टम, पहले तो हमें उस टिश्यू का रिसेप्टर जानने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि उस टिश्यू का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है। आपको अगर किसी टिश्यू पर रिसेप्टर पता लगाना है तो उसका आपको एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन पता होना चाहिए, नॉर्मल फंक्शन, तभी आप गेस कर पाओगे, रूल अप्लाई कर पाओगे। किसी भी टिश्यू का फिजियोलॉजिकल फंक्शन पता होना चाहिए और फिर उसके बाद ये देखना है कि वेदर सिंपैथेटिक स्ट्रेस में हेल्पफुल है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा पहले। अगर आपको कोई भी टिश्यू या ऑर्गन पे ये पता करना हो कि कौन सा रिसेप्टर होगा एड्रेनर्जिक, तो सबसे पहला ये पाथवे आपको आना चाहिए कि टिश्यू का फिजियोलॉजिकल फंक्शन पता होना चाहिए। फिर उसके बाद उस फंक्शन से मुझे सिंपैथेटिक स्ट्रेस में कोई हेल्प मिल रही है कि नहीं हो रही है, ठीक। क्योंकि अगर हेल्प मिल रही है तो इन 4 रिसेप्टर्स में से कोई एक रिसेप्टर होगा, और अगर हेल्प नहीं मिल रही है तो फिर पैरासिम्पैथेटिक की तरफ जाएगा वो। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हेल्प मिल रही है तो फिर मुझे उस टिश्यू को स्टिमुलेट करना होगा, और अगर हेल्प नहीं मिल रही है तो मुझे उस टिश्यू को शट डाउन करना होगा, ठीक। तो अब मैं यहाँ पे हेयर फॉलिकल की बात कर रहा हूँ। हेयर फॉलिकल, हर एक हेयर फॉलिकल इरेक्टर पाइलाई मसल से अटैच्ड है, ठीक। अब सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो हेयर फॉलिकल्स हमारे जो प्रेजेंट होते हैं, हेयर का काम ही ये है कि बेसिकली वो ये कंट्रोल करते हैं कि हीट बॉडी से जल्दी लूज हो या ना लूज हो, हीट के लेवल को रेगुलेट करती है, ठीक। तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो आपको पसीना ज़्यादा आता है, ठीक। तो पसीना इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका बीपी भी हाई हो रहा है, हार्ट रेट भी ऊपर जा रहा है, तो आपका बॉडी का जो मैकेनिज्म है तो एक तरह से स्वेट के थ्रू वो हीट को रिलीज करने की कोशिश कर रहा है अपने बॉडी से, क्योंकि सेलुलर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है सिंपैथेटिक एक्टिवेशन में। तो इस केस में जब सिंपैथेटिक एक्टिवेशन के अंडर, आप मुझे ये बताओ इस हेयर फॉलिकल को मतलब लूज होना चाहिए या इरेक्ट होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब बाल खड़ा होना चाहिए या लूज होना चाहिए। तो खड़ा हो जाना चाहिए, तभी वॉट मतलब क्या कहते हैं, हीट लॉस अच्छे से होगा, ठीक। तो इस मसल को स्टिमुलेट करना होगा, इरेक्टर पाइलाई को स्टिमुलेट करोगे तब ये बाल स्ट्रेटन अप हो जाएगा, ठीक। और एक और चीज़ माना जाता है कि हेयर फॉलिकल इसलिए भी खड़े हो जाते हैं ताकि अगर सामने कोई थ्रेट है तो उसको डरा सकें। जैसे कुछ एनिमल्स इस मैकेनिज्म को अडेप्ट करके यूज़ करते हैं कि वो अपने हेयर फॉलिकल्स को खड़ा कर लेते हैं सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में, ताकि सामने वाले को ये लगे कि साइज में बड़ा है वो, ठीक। तो इस वजह से एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू हमारे हेयर फॉलिकल्स भी खड़े होते हैं सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के अंडर, लेकिन उसका पर्पस दूसरा है, ठीक। तो इरेक्टर पाइलाई को स्टिमुलेट करना है। अब इरेक्टर पाइलाई को स्टिमुलेट करूंगा तभी ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो अब मुझे ये बताओ, स्टिमुलेटरी रिसेप्टर होना चाहिए या इनहिबिटरी? स्टिमुलेटरी होना चाहिए। अब बीटा 1 होगा या अल्फा 1 होगा? अब बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दिया बीटा 1 इन तीनों जगह पे होगा, बाकी जगह अल्फा 1 होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें टिश्यू का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन पता था, ठीक। तो इस तरह से हमने हेयर फॉलिकल देखा, ठीक। अब मैं अगला सिस्टम उठाता हूँ। अब मैं अगर आपको आइज की बात करूँ हमें ये मालूम है, मैं आपको पहले एक नॉर्मल, ये मेरी आई है और इस तरह से कुछ हमारा यहाँ बीच में प्यूपिल होगा, ठीक। अब 2 मसल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे। एक तो हमारे पास रेडियल मसल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं,
ठीक, ये आइस की रेडियल मसल्स हो गई, और ये है प्यूपिल, और कुछ मसल्स सर्कुलर फैशन में है। ठीक, तो ये जो दो मसल्स अवेलेबल है ना यहाँ पे, जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती हैं, तो जो रेडियल मसल्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं डायलेटर प्यूपिलाई। ठीक, डायलेटर प्यूपिलाई, और ये जो सर्कुलर में है इसको बोलते हैं कंस्ट्रिक्टर प्यूपिलाई। ठीक, अब लॉजिकली ये देखो कि प्यूपिल का साइज बड़ा या छोटा होना, ठीक, ये नॉर्मल फंक्शन है। ज्यादा लाइट आएगी तो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, कम लाइट आएगी तो डायलेट हो जाएगी। ये नॉर्मल टिश्यू का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। सिंपैथेटिक सिस्टम में जब सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो जाता है तो मुझे ये बताओ, हमारी प्यूपिल्स डायलेट हो जानी चाहिए या फिर कंस्ट्रिक्ट हो जानी चाहिए? अब जाहिर बात है डायलेट होनी चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिख सके, ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी हमारी आंखों तक पहुंच सके। बिकॉज द मोर यू गेट रिफ्लेक्टेड रेज द बेटर यू सी। ठीक, योर पेरिफेरल विजन गेट्स मोर ऑफ द एंगल। ठीक, तो आपका पेरिफेरल विजन ज़्यादा हो जाएगा जब आपके प्यूपिल्स डायलेट हो जाएंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि लॉजिक से ये देखो कि कौन सा मसल एक्टिवेट होना चाहिए इसमें। कंस्ट्रिक्टर प्यूपिलाई जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, और डायलेटर प्यूपिलाई जब एक्टिवेट होगी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो प्यूपिल को डायलेट करेगी। ठीक, तो इसका ये मतलब हुआ इन अदर वर्ड्स कि मुझे डायलेटर प्यूपिलाई के मसल को स्टिमुलेट करना होगा ताकि मेरा प्यूपिल डायलेट हो जाए, और कंस्ट्रक्टर प्यूपिलाई को मुझे इनहिबिट करना होगा। बहुत सिंपल है। अगर आपको टिश्यू के सेलुलर लेवल पर, मतलब कोई भी टिश्यू हो, चाहे मसल हो, स्मूथ मसल हो, ठीक, अगर उसका फिजियोलॉजिकल नॉर्मल फंक्शन पता है ना, तो आपको बस ये अपने आप से पूछना है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या वो मुझे मेरी मदद कर सकता है कि नहीं। जाहिर बात है डायलेटर प्यूपिलाई का एक्शन मेरे काम का है, क्योंकि मैं प्यूपिल को डायलेट कर पाऊंगा। अब बहुत सिंपल है, वही रूल अप्लाई करो। स्टिमुलेट करना है या इनहिबिट करना है? डायलेटर प्यूपिलाई को स्टिमुलेट करना है तो अल्फा 1 या बीटा 1 रिसेप्टर होगा। अब अल्फा 1 या बीटा 1, बीटा 1 तो इन्हीं तीनों में, इन्हीं तीन जगह पर है, तो इसका मतलब डायलेटर प्यूपिलाई के पास अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होना चाहिए। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और कंस्ट्रिक्टर प्यूपिलाई को इनहिबिट करना है तो इसमें अल्फा 2 या तो बीटा 2। अब अल्फा 2 तो इन तीन जगह पर है, तो इसका मतलब यहाँ पे बीटा 2। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से कंस्ट्रक्टर प्यूपिलाई को इनहिबिट किया जाएगा। नहीं भाई, मैं यहाँ पे सिंपैथेटिक एक्टिवेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका ये मतलब हुआ कि मेरा जो हर टिश्यू है वो सिंपैथेटिक सिस्टम के भी अंडर है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के भी अंडर है। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट मेरा, एक टिश्यू का पार्ट मेरा, कुछ टिश्यूज सिंपैथेटिक के कंट्रोल में है और कुछ टिश्यूज पैरासिम्पैथेटिक के। नहीं, ऐसा नहीं है। हर मसल या हर टिश्यू या हर सेल के पास कुछ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स भी होंगे ताकि उस पर एड्रेनर्जिक इन्फ्लुएंस भी आ सके, और उसी सेल के पास या टिश्यू के पास पैरासिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होंगे ताकि पैरासिम्पैथेटिक इन्फ्लुएंस भी दिखा सके। तो इसलिए अगर मैं ये कहूं कि कंस्ट्रिक्टर प्यूपिलाई को इनहिबिट करना है तो कौन सा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होगा? तो बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई हमें यहाँ पे। तो हमने ये देखा कि इसको स्टिमुलेट करना है, इसको इनहिबिट करना है। अब यहाँ पे मैं आपको ठीक है, ये आई बॉल है मान लो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारा ये प्यूपिल हो जाएगा। ठीक, ये इतना पार्ट प्यूपिल हो गया। ठीक, और यहाँ पे हमारे पास मसल्स होंगे, और उस मसल का नाम है ठीक, इस मसल का नाम है सीलियरी मसल या सीलियारिस, सीलियरी मसल। अब सीलियरी मसल का काम क्या है? यहाँ पे सीलियरी मसल्स जो है इनके पास यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट्स है, या फिर इनको जोन्यूल्स भी कहते हैं, और इनसे जुड़ा हुआ है लेंस। ठीक, अब मुझे लॉजिकली ये बताओ कि लेंस का फंक्शन क्या है? लेंस का फंक्शन ये है कि अकोमोडेट करने का। ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट को, नियर ऑब्जेक्ट को या फार ऑब्जेक्ट को अकोमोडेट करने का, और उसकी इमेज रेटिना पर आप बना सको क्लियर व्यू में। ठीक, अब
अगर मैं अब दो चीज़ पॉसिबल है, या तो लेंस को मैं फ्लैट कर सकता हूँ, पतला कर सकता हूँ, या फिर मैं लेंस को ग्लोबुलर कर सकता हूँ, मोटा कर सकता हूँ। ठीक अब मुझे ये बताओ, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में, स्ट्रेसफुल कंडीशन में, क्या आपको ग्लोबुलर लेंस चाहिए या फिर फ्लैट लेंस चाहिए? फ्लैट लेंस चाहिए, ताकि अगर फ्लैट लेंस होगा तो फ्लैट लेंस का जो फोकल लेंथ होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, एंड फ्लैट लेंस हैविंग मोर फोकल लेंथ, ठीक, तो इट हेल्प्स इन फार विजन। ठीक है, फार विजन। तो इसका ये मतलब हुआ कि मुझे, अगर मैं आपको यहाँ पे दोनों को डिफ्रेंशिएट करके बताऊँ, ये मेरा फ्लैट लेंस है और ये मेरा ग्लोबुलर लेंस है। अगर मुझे नियर ऑब्जेक्ट को देखना है तो नियर ऑब्जेक्ट की जो रेज होंगी वो ज़्यादा स्कैटर्ड होंगी, ठीक, और अगर कोई फार ऑब्जेक्ट है तो उसकी रेज पैरेलल आएंगी, ये सबको पता है। तो अब लॉजिकली ये बताओ कि अगर मुझे फार ऑब्जेक्ट को देखना है और रेज पैरेलल आ रही हैं, तो उन्हें मुझे बेंड ज़्यादा करना है या कम करना है? कम बेंड करना होगा, क्योंकि पैरेलल आ रही है, तो इसलिए फ्लैट लेंस ज़्यादा काम में आएगा। और जो नियर ऑब्जेक्ट है उससे रेस बहुत ज़्यादा एंगल पे आ रही है, मतलब स्कैटर्ड आ रही है, तो ग्लोबुलर लेंस इसलिए यूज़ किया जाएगा ताकि बेंडिंग ज़्यादा कर सके। तो ये जब आएगी तो ये बेंड करेगा, ठीक, जब लेंस से क्रॉस करेगी ये रेस तो बेंडिंग ज़्यादा होगी और फिर रेटिना पे फोटो बनेगी, ठीक, क्योंकि आप सिंपैथेटिक एक्टिवेशन के अंडर हो, तो क्या है कि लेंस फ्लैट इसलिए हो जाता है ताकि आप दूर के विजन को अकोमोडेट कर सको, ताकि आप दूर तक चीज़ें देख सको कि एस्केप प्लान क्या हो सकता है, कहाँ छिपना है, भागना है, ताकि आपको दूर का विजन क्लियर रहे, ठीक। तो सिलियरी मसल को अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, जैसे कोई भी मसल होती है ना, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है मसल का और एक फिनिश पॉइंट होता है, ठीक। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका इंसर्शन होता, मतलब ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन फिक्स रहता है और इंसर्शन उस पार्ट को मोबाइल रखता है, ठीक। मसल का एक बेसिक फंडा है कि अगर ये मसल है मेरी, ठीक, तो एक पॉइंट फिक्स होगा और एक पॉइंट आगे पीछे हिलेगा, तभी तो मोबिलिटी पॉसिबल हो सकती है किसी भी मसल की, ठीक। तो सिलियरी मसल का जो अटैचमेंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो ये है, यहाँ से सिलियरी मसल अटैच्ड है और यहाँ पर ये सिलियरी मसल मोबाइल है। तो अगर ये सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक, तो ये जोन्यूज जो है सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये लूज हो जाएंगी, ठीक, और जब ये लूज हो जाएंगी तो ये लेंस ग्लोबुलर हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ, सिलियरी मसल को स्टिमुलेट करना चाहिए या फिर इनहिबिट करना चाहिए सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के अंडर? तो इसको मुझे इनहिबिट करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इनहिबिट करूंगा तो ये जो कंट्रैक्शन है, ये कंट्रैक्शन होगा नहीं स्मूथ मसल, इस सिलियरी मसल का, और ये कंट्रैक्शन नहीं होगा तो जो जोन्यूज हैं, जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, वो टाइट रहेंगी, और जब टाइट रहेंगी तो लेंस पतला रहेगा। आपको समझ में आ रहा है? अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी इस फैशन में तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो हैं या जोन्यूज हैं वो आगे को चली जाएंगी, ऐसे पुल करेगा ये, ठीक। तो जब पुल करेगा तो ये जो लिगामेंट्स हैं, जोन्यूल्स हैं, ये लूज हो जाएंगी और लेंस ग्लोबुलर हो जाएगा। तो इस वजह से मुझे सिलियरी मसल को इनहिबिट करना होगा, और अगर इनहिबिट करना है, मुझे ये बताओ ये होगा कि ये होगा? जाहिर बात है अल्फा 2 या तो बीटा 2 होगा, एंड हैविंग एक्सेप्शंस टू द अल्फा 2 वी विल हैव टू गिव अ रिसेप्टर विच इज बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। बहुत सिंपल है, ठीक। देखो, अगर तुमको किसी भी मसल का, किसी भी टिश्यू का, ठीक, अगर आपको नॉर्मल फंक्शन पता है तो आपको बस ये देखना है कि वो एक्शन मुझे सिंपैथेटिक एक्टिवेशन में मेरी मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मदद कर रहा है तो मुझे उस चीज़ को स्टिमुलेट करना होगा, तो अल्फा 1 या तो बीटा 1 होगा, और अगर नहीं मदद कर रहा है, इनहिबिट करना है, तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो इनहिबिट करेगा वो अल्फा 2 होगा या तो बीटा 2 होगा। तो आईज हमने देख लिया, डायलेटर पिपुलाई पे अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होना चाहिए, मुझे स्टिमुलेट करना होगा उसको। कॉन्स्ट्रिक्टर पिपुलाई को मुझे रिलैक्स करना होगा, मतलब इनहिबिट करना होगा, तो बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। एंड फॉर द सिलियरी मसल टू हैव अ फ्लैट लेंस फॉर accommodating far vision, you will have to inhibit the ciliary muscles। इसके पीछे का रीजन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मसल को रिलैक्स रखोगे तभी जोन्यूल्स रिलैक्स रहेंगी, तभी लेंस फ्लैट रहेगा। तो we will have to put a beta 2 adrenergic receptor। अब हम लोग नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं।